नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कभी बिल्किस बानो केस तो कभी लव जिहाद को मुद्दा बनाकर गुजरात चुनाव को पहले से ही सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों का भी जिक्र कर दिया है। शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा में शामिल रहते थे क्योंकि कांग्रेस उनका समर्थन करती थी, लेकिन जब 2002 में उन्हें सबक सिखाया गया तो उन्होंने इस तरह की गतिविधियां बंद कर दी। इस तरह बीजेपी ने राज्य में स्थायी शांति कायम कर दी। शाह ने गुजरात के खेड़ा जिले के महुदा में रैली करते हुए कहा कि गुजरात में 1995 से पहले कांग्रेस के शासन में काफी सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अलग अलग समुदायों और जातियों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रही। ऐसे दंगों से कांग्रेस ने अपना वोट मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, लेकिन 2002 में उन्हें सबक सिखाया गया तो उन्होंने इस तरह की गतिविधियां बंद की। इस तरह से बीजेपी ने राज्य में स्थायी शांति कायम कर दी। राजस्थान में एक बार फिर शुरू हुई अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां अप्रत्याशित थी। उन्होंने कहा कि गहलोत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, पार्टी नेताओं के लिए वो शब्द अप्रत्याशित और हैरान करने वाले थे। रमेश ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि पार्टी को अपने अनुभवी नेता अशोक गहलोत और युवा और ऊर्जावान नेता सचिन पायलट दोनों की जरूरत है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान के मामले में विचार कर रहा है और जो भी हल निकाला जाएगा वो संगठन को प्राथमिकता देते हुए ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करना जरूरी है। जयराम रमेश ने पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि पायलट युवा, ऊर्जावान, पढ़े लिखे और लोकप्रिय व करिश्माई नेता हैं। सीबीआई ने केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि चार्जशीट में दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज एम.के. नागपाल के सामने चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें, नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। इस मामले में मनीष सिसोदिया के सहयोगी और कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने थे। चार्जशीट में कुल 7 लोगों के नाम हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली का भी नाम है। इसके अलावा चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, बोइनपल्ली के सहयोगी अरुण पिल्लई, मुथु गौतम और 2 सरकारी कर्मचारियों का भी नाम शामिल है। ये कर्मचारी पहले आबकारी विभाग में काम करते थे। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम न होने को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं है, पूरा केस फर्जी है, रेड में कुछ नहीं मिला, 800 अफसरों को 4 महीने जांच में कुछ नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा क्रांति से देश के करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। मुझे दुख है, ऐसे शख्स को झूठे केस में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुस्लिम होने का ढोंग कर श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का समर्थन किया था। वायरल वीडियो में उसने अपना नाम राशिद खान बताया था और आफ्ताब का समर्थन करते हुए कहा था, ऐसी चीजें गुस्से में होती हैं और सिर्फ 35 नहीं 36 टुकड़े भी हो सकते थे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है, उसने कहा था कि लोग गुस्से में ऐसा करते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में इसने अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए अपना नाम राशिद खान बताया था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद पता चला ये बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद का रहने वाला शख्स हिंदू है और नाम विकास कुमार है। बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया, विकास का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ बुलंदशहर और नोएडा में चोरी और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। बता दें, विकास कुमार ने जिस वीडियो में खुद को राशिद खान बताया था और आफ्ताब का समर्थन किया था, उसको बीजेपी नेता और बीजेपी के समर्थकों ने जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूरत के महावीर कॉलेज में 2 मुस्लिम छात्रों को पीट दिया। उनके द्वारा किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि दोनों मुस्लिम छात्र लव जिहाद कर रहे हैं। हालांकि कॉलेज के प्रबंधन ने इस तरह के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। सभी हमलावर मास्क पहनकर कॉलेज में घुसे थे और उन्होंने मुस्लिम छात्रों की बुरी तरह पिटाई की। हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावरों ने मुस्लिम युवकों को घेर लिया और उनकी लात घूंसों पर जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद कॉलेज के अन्य छात्रों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर साझा किया।
इस मामले में वेब के नेता दिनेश नावडिया ने कहा कि वो इसे मारने पीटने की कार्रवाई नहीं कहेंगे और ये सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि देश भर में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धा वालकर की हत्या से हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि सूरत के महावीर कॉलेज में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की साजिश चल रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने शुभेंदु को चाय पर बुलाया था और वो आए। वहीं शुभेंदु ने मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। वहीं मुलाकात के बाद विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने शुभेंदु को भाई कहकर संबोधित किया। ममता ने कहा कि मैं उन्हें भाई की तरह प्यार करती थी, वो लोकतंत्र की बात करते थे। इसके अलावा ममता ने शुभेंदु के पिता और कांथी सांसद शिशिर अधिकारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी बनी तो आप तो वहां नहीं थे, शिशिरदा हमारे खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ। दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी। बता दें, इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी की ये पहली मुलाकात थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए इतिहास लेखन पर सवाल उठाया। एक दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हमें फिर से इतिहास लिखने से कौन रोक सकता है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि वीरता, विजय और बलिदान से समृद्ध भारत का इतिहास होते हुए भी आज़ादी के बाद जो पढ़ाया जाता है वो औपनिवेशिक युग में एक साजिश के रूप में लिखा गया इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का इतिहास गुलामी का नहीं है, लेकिन 1947 के बाद से हमें गुलामी का ही इतिहास पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में वीर बेटे बेटियों ने अत्याचारियों से लोहा लिया। पीएम ने कहा, हालांकि इतिहास के हिस्सों को जानबूझकर दबा दिया गया था। उन्होंने कहा, क्या लचित बरफुकन की वीरता महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मुगलों के खिलाफ असम में हजारों लोगों का बलिदान महत्वपूर्ण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबड़े की जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका भीमा कोरेगांव मामले में दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा आनंद तेलतुंबड़े को दी गई जमानत के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देगी। हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को आनंद तेलतुंबड़े की जमानत दी थी। आनंद तेलतुंबड़े को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की डिवीजन बेंच ने कहा था कि आनंद के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। आनंद तेलतुंबड़े के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर दिए गए बयान पर राजनीति खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर अगले 4 दिनों में भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल के पद से नहीं हटाया गया तो फिर महाराष्ट्र में शिवसेना अपने स्टाइल में काम करना शुरू करेगी और महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन करेगी। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया अमेज़न पार्सल करार देते हुए कहा, मैं केंद्र से कह रहा हूं कि वो सैंपल ले जाएं जो आपने राज्य को भेजा है, आप जहां चाहें उसे भेज दें, वृद्धाश्रम भेज दें। ठाकरे ने कहा कि जिन शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र की जनता देवता के रूप में पूजती है, आखिरकार भगत सिंह कोश्यारी ने कैसे अपमान कर दिया। ठाकरे ने कोश्यारी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी उन लोगों को भी राज्यपाल बना देती है जिन्हें वाकई में वृद्धाश्रम में होना चाहिए। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अगले 4 दिनों में कोश्यारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से नहीं हटाया गया तो फिर शिवसेना अपनी भाषा में जवाब महाराष्ट्र की सड़कों पर देगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। इस मामले में अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का भी बयान आया है। अमृता फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। उन्होंने महाराष्ट्र आने के बाद मराठी सीखी है और वो मराठी मानुष से दिल से प्यार करते हैं और इसका मैंने खुद अनुभव किया है। अमृता फडणवीस ने कहा, कई बार राज्यपाल कुछ और कहना चाहते हैं और उसका कुछ और मतलब निकाल लिया जाता है, लेकिन वो दिल से महाराष्ट्र और मराठी मानुष से प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी पर निशाना साधा।
उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा ठोकने को लेकर कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीमा विवादों पर अपना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कर्नाटक के सीएम मुंबई को अचानक महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा करने के लिए बाध्य किया गया है। ठाकरे ने कहा कि प्रोजेक्ट्स गुजरात ले जाए जा रहे हैं, मंत्री गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि आपको महाराष्ट्र और यहाँ के मुद्दों की परवाह ही नहीं है। महाराष्ट्र का बार बार अपमान किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि अब कर्नाटक महाराष्ट्र के गांवों पर दावा कर रहा है। क्या कोई नेता अपने वरिष्ठ पार्टी नेता की अनुमति के बिना बोल सकता है? अगर नहीं तो क्या मुंबई अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना बोले थे? ठाकरे ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र को दिवालिया बनाना, उसकी पहचान पर हमला करना और राज्य को टुकड़ों में तोड़ना भाजपा के राष्ट्रीय एजेंडे में है? उन्होंने जवाब देना चाहिए, क्या ये महाराष्ट्र को तोड़ने का उनका राष्ट्रीय एजेंडा है? इससे पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की टिप्पणी की निंदा की और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी सीएम फडणवीस से कड़ा जवाब देने के लिए कहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, उनकी सरकार 1 इंच भूमि भी नहीं छोड़ेगी। गुरुवार को शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम बॉर्डर इलाकों में मराठी लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी। बता दें, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाओं तक स्थिति कुछ इलाकों पर कर्नाटक ने दावा किया। इसके बाद से महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।